हेलो एवरीवन। आज हम अभ्यास डीपीक्यू सीरीज में सेट नंबर 40 को डिस्कस करेंगे। जैसा आप सभी को मालूम है कि अभ्यास डीपीक्यू सीरीज स्ट्रिक्टली बेस्ड है आपके एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न पे, और बहुत जल्दी आप सभी लोगों का एसएससी का एग्जाम होने वाला है टीयर 1 का। तो डेडिकेटली और कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करते जाइए। अब आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और वो होना चाहिए 2026 में सरकारी नौकरी हर हाल में लेकर रहना चाहिए। और मैं हर बार हर एक अभ्यास डीपीक्यू सीरीज स्टार्ट होने से पहले मैं हमेशा एक पॉइंट को हाईलाइट करता हूं कि भाई अब आपको जम के पढ़ाई करनी है, सिलेबस टाइमली कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है और खूब प्रैक्टिस करना है। देखिए ये पॉइंट आपको तब याद आएगा जब आपकी ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इसलिए मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें आप टाइमली कंप्लीट कर लें और खूब प्रैक्टिस करें, खूब रिवीजन करें। चलिए सेट नंबर 40 को डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। माई सेल्फ आनंद सर, और मैं जीएस और जीके की एक्सपर्ट फैकल्टी हूं। मैंने अपनी इंजीनियरिंग एचबीटीआई कानपुर से की हुई है। मैं वेरियस सिविल सर्विस एग्जाम्स में अपीयर्ड हुआ हूँ। यूपीएससी प्रीलिम्स मैंने 6 टाइम क्वालिफाइड किया हुआ है। यूपी पीसीएस राजस्थान पीसीएस के इंटरव्यू में अपीयर्ड हुआ हूँ, और पिछले कई सालों से टीचिंग एंड मेंटरिंग में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। चलिए सेट नंबर 40 को डिस्कस करते हैं। ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और ये किससे आया हुआ है? ये सेंसस 2011 से आया हुआ है। देखिए एसएससी के एग्जाम में सेंसस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, हर साल सेंसस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो कीप अपडेट विद द सेंसस रिलेटेड क्वेश्चंस। देखिए अभी 2027 में सेंसस होने जा रही है। 2011 में सेंसस नहीं हो पाई थी ड्यू टू कोरोना रीजन। अब वही सेंसस आपकी 2027 में कंडक्ट की जाएगी। तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि जो 2027 में जो सेंसस हो रही है वो 16th सेंसस होगी। हमारी कंट्री में कंटिन्यूअसली हर 10 साल में सेंसस हुआ करती थी, लेकिन एक इंटरप्शन हुआ आपका जो 2021 में जो सेंसस होनी थी वो नहीं हो पाई। अब वो सेंसस आपकी 2027 में हो रही है। अच्छा, ये जो सेंसस है इसको कौन कंडक्ट कराता है? इसको कंडक्ट कराता है आपका रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। देखिए सेंसस के माध्यम से बहुत सारे महत्वपूर्ण आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। वो हमारी पॉलिसी प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होगी, क्या प्रोग्राम्स होगी, उन सबको डिजाइन करने में उनको महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, और ये कंडक्ट की जाती है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ठीक है, और एक एक सेंसस 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 कमिश्नर, और एक ये किस तरह की संस्था है? एक ये आपकी एक एक्ट के माध्यम से संस्था बनाई गई है, इसलिए ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। और एक किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। और जो 2027 में जो सेंसस कंडक्ट की जाएगी ये 2 फेज में कंडक्ट की जाएगी। फेज 1 में आपका हाउस इनोमिनेशन होंगे, और फेज 2 में आपके पॉपुलेशन इनोमिनेशन होगा। और फेज 1 आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। फेज 1 में आपसे 33 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे, और इसके आधार पे डाटा इकट्ठा किया जाएगा। और जो 2027 में जो आपकी सेंसस हो रही है, जो 16 सेंसस हो रही है, ये आपकी फर्स्ट डिजिटल सेंसस भी होगी। इसमें आपके 1931 के बाद आपके कास्ट बेस्ड डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। इसमें सेल्फ इनोमिनेशन का भी ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, ये मैंने ब्रीफ आइडिया आपको दे दिया है जो कि 2027 की जो सेंसस है उसके बारे में। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस पे लौटते हैं। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द सेंसस ऑफ इंडिया 2011? भारत की जनगणना 2000 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन क्या है? मुस्लिम आउट नंबर्स ऑल अदर माइनॉरिटीज इन इंडिया बट दे डू नॉट फॉर्म अ मेजोरिटी इन एनी ऑफ द इंडियन स्टेट। तो मुसलमान अन्य सभी अल्पसंख्यकों से अधिक हैं, लेकिन वे किसी भी भारतीय राज्य में बहुसंख्यक नहीं है। देखिए भारत में जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, जैसे कि आपकी मुस्लिम आपकी माइनॉरिटीज हैं, रिलीजन बेसिस पे यहां हम बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो माइनॉरिटी शब्द है ये 2 बेसिस पे दिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार 2 आधार पे दिया जाता है। एक तो रिलीजन के आधार पे दिया जाता है, और दूसरा दिया जाता है लैंग्वेज के आधार पे। और यहां हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम यहां लैंग्वेज वाले बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मुस्लिम जितने भी माइनॉरिटीज का माइनॉरिटी रिलीजन है, मुस्लिम हो गए, आपके क्रिश्चियंस हो गए, आपके
बौद्ध हो गए, जैन जैन हो गए, बौद्ध हो गए, और भी बौद्ध, बुद्ध हो गए, ये सिख है, ये सब आपके माइनॉरिटी रिलीजन्स में आते हैं। ठीक है, माइनॉरिटी रिलीजन में आने की वजह से इनको कई संवैधानिक प्रोटेक्शंस भी मिली हुई हैं। ठीक है, आर्टिकल आपको मालूम होगा, आर्टिकल 30, 29 और 30। ठीक है, उसके बाद नेशनल माइनॉरिटी कमीशन भी है हमारे देश में, और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन किस तरह की संस्था है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, माइनॉरिटी कमीशन है आपका। ठीक है, अब देखिए जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी है, लेकिन देखिए यहां तक ये स्टेटमेंट सही था, मुस्लिम आउट नंबर ऑल अदर माइनॉरिटीज इन इंडिया, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही, लेकिन व्हाट दे डू नॉट फॉर्म अ मेजॉरिटी इन एनी ऑफ दिस स्टेट ऑफ इंडियन स्टेट। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर में जो आपका मुस्लिम कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी में है, तो ये स्टेटमेंट आपका इसलिए गलत हो जाएगा, लेकिन ये स्टेटमेंट यहां तक सही था, यहां तक ये आपका सही था। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं, अ क्रिश्चियन पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोस्टली इन अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया। भारत में ईसाई जनसंख्या मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिए नॉर्थ ईस्ट वाले जो इंडियन स्टेट्स हैं आपके, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, आपके मिजोरम है, मणिपुर है, इन रीजन्स में क्रिश्चियंस अच्छी खासी पॉपुलेशन में आपको देखने को मिलते हैं, और ये वहाँ रूरल एरियाज में भी मिलते हैं, तो ये स्टेटमेंट उस वजह से ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जैन हैव अ मेजर कंसंट्रेशन इन द अर्बन एरियाज ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र, व्हाइल बुद्धिस्ट आर कंसंट्रेटेड मोस्टली इन महाराष्ट्र। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। अब आपको इन चार ऑप्शंस में सही आइडेंटिफाइड करना है, तो ऑप्शन ए में 1 एंड 3 दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में 2 3 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में 2 एंड 3 दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में 1 एंड 2 दिया गया। तो सही जवाब हमारा बी वाला ऑप्शन रहेगा। चलिए एक बार पॉपुलेशन भी देख लेते हैं उनके एब्सोल्यूट टर्म्स में। इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ये डाटा जो है ये सेंसस 2011 से मैंने लिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यही हमारे पास लेटेस्ट जिसका डाटा अवेलेबल है ये 2011 का ही है। तो देखिए जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसमें हिंदू की पॉपुलेशन कितनी है, 96.63 करोड़, और ये हमारी पूरी जनसंख्या का कितना अनुपात है, 79.8%। उसके बाद मुस्लिम है, मुस्लिम आपके 17.22 करोड़ हैं, और टोटल पॉपुलेशन के कितने हैं हमारे, 14.2%। फिर क्रिश्चियंस हैं, फिर क्रिश्चियन का पॉपुलेशन परसेंटेज कितना, 2.3 है। फिर आपके सिख्स हैं, सिख आपके 2.08% हो गए, करोड़ हो गए, और टोटल यदि परसेंटेज वाइज देखें भारत की जनसंख्या में तो 1.7% हो गए। फिर बुद्ध हो गए आपके, फिर आपके जैन हो गए, फिर आपके अदर रिलीजन। अब आपसे यदि कोई ये पूछे कि अमोंग द, यदि आपसे परसेंटेज वाइज भी चीजें पूछेगा यदि एग्जाम में, तो आप बड़ी आसानी से उसका जवाब दे पाओगे। अच्छा, उसके अलावा यदि हम ये देखें कि इन सबसे ज्यादा, जैसे हिंदू की यदि बात करें तो किस स्टेट में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी है, उत्तर प्रदेश में। फिर मुस्लिम की जो सबसे ज्यादा जनसंख्या एब्सोल्यूट टर्म्स में कहां देखने को मिलेगी आपको, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है आपका। ठीक है, क्रिश्चियन सबसे ज्यादा आपको केरला में मिल रहे हैं, आपको किस एब्सोल्यूट नंबर में मिल रहे हैं ये आपके। फिर सिख आपके सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे, किस स्टेट में मिलेंगे, पंजाब में। बुद्धिस्ट आपको सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में देखने को मिले, और जैन भी आपको सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो मैं हर एक अपने सेट में प्रोवाइड कराता हूं ये उससे संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, CRR कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बैंकों की उधार देने की क्षमता को बढ़ाते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है। देखिए कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है आपका, जैसे आपकी ये मॉनेटरी, सबसे पहले ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल है आपका, मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, पॉलिसी टूल। इसके माध्यम से जो मौद्रिक नीति है उसको नियंत्रण किया जाता है। इसमें आपके दो कैटेगरीज के टूल होते हैं आपके, एक क्वालिटेटिव होते हैं, और एक आपके क्वांटिटेटिव टूल होते हैं। अब एक क्वांटिटेटिव टूल, अब क्वांटिटेटिव टूल्स का, क्वालिटेटिव टूल्स का पर्पस क्या होता है कि जो लोन की क्वालिटी है उसको इसके माध्यम से इंप्रूव किया, इसके माध्यम से अफेक्ट किया जाता है। और क्वांटिटेटिव टूल्स वो टूल्स होते हैं जिसमें क्वांटिटी, जो
जो मार्केट में, जो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई, मनी की क्वांटिटी को इसके माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। और इसमें कौन कौन से टूल्स आते हैं? इसमें आते हैं बैंक रेट है आपका, बैंक रेट हो गया आपका, CRR हो गया, SLR हो गया आपका, इसमें ही आपके रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे आपके क्वांटिटेटिव टूल्स की कैटेगरीज में आते हैं। अब देखिए इसमें से हमें क्या देखना है? हमें देखना है ये CRR क्या होता है सबसे पहले। तो CRR देखिए क्या होता है। CRR क्या, देखिए RBI क्या है हमारे देश में? बैंकिंग रेगुलेटर है, बैंकिंग रेगुलेटर। बैंकिंग सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है, बैंकिंग सेक्टर रेगुलेटर। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, जो बैंक RBI से रजिस्टर्ड होते हैं, जो RBI एक्ट 1935 के तहत जो बैंक बनाए जाते हैं, उनको शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं। तो इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक को भारत में ऑपरेट करने के लिए कुछ शर्तों को, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। उसी में से एक शर्त होती है कैश रिजर्व रेशियो। ये आपको बैंक को एक अपने बैंक की टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का एक अमाउंट RBI के पास रखना पड़ता है। किस फॉर्म में? कैश फॉर्म में। और उसी रेशियो को क्या बोलते हो आप? कैश रिजर्व रेशियो। और कैश रिजर्व रेशियो पे RBI कोई इंटरेस्ट रेट पे नहीं करती, नो इंटरेस्ट रेट। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्या CRR पे RBI इंटरेस्ट रेट पे करती है, तो आप जवाब होगा नहीं करती, नो इंटरेस्ट रेट, नो इंटरेस्ट रेट पे करते। और इस किस में मेंटेन करना होता है? ये आपको मेंटेन करना होता है कैश में, नो इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो ये होता है CRR। अब इससे होता क्या है, यदि RBI CRR को बढ़ा देगा तो होगा क्या है, इससे होगा कि जो बैंक के पास टोटल कैपेसिटी होगी, टोटल जो मनी होगी लैंड करने के लिए, वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो CRR बढ़ाने से बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा। ठीक है, और SLR क्या है? लिक्विडिटी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट। ये वो टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का वो रेशियो होता है जो RBI, जो बैंकों को कहां मेंटेन करना पड़ता है? अपने पास मेंटेन करना पड़ता है। और ये चीज किस किस फॉर्म में मेंटेन की जा सकती है? कैश के फॉर्म में भी मेंटेन की जा सकती है, गोल्ड के फॉर्म में भी मेंटेन की जा सकती है, ये आपकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनमें भी ये मेंटेन की जाती है। तो ये दो टूल्स के माध्यम से RBI क्या करता है कि बैंकों के पास कितनी नगद है, नगदी कितनी हो सकती, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, CRR और SLR बढ़ाने से बैंकों के पास जो नगदी होती है वो कम हो जाती है, और इसी को कम करने से बैंकों के पास जो नगदी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशियो और SLR रिक्वायरमेंट इंक्रीज द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक। देखिए बैंकों के पास जो पैसा होगा, बैंकों के पास ज्यादा पैसा होने पे वो ज्यादा लैंड करेगा, कम पैसा होगा तो वो कम लैंड करेगा। और ये सारी चीजें इसलिए की जाती हैं कि इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में मनी की सप्लाई क्या है। देखिए जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं ये मुख्यतः आपकी क्या है? मनी सप्लायर्स। मतलब कहने का मतलब है इकोनॉमी में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यही सबसे बड़े लेंडर्स भी होते हैं। ठीक है, तो बढ़ाने पे आपकी बैंकिंग कैपेसिटी कम होती है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, दीज रिक्वायरमेंट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी बैंक कैन लैंड टू द पब्लिक। तो ये स्टेटमेंट आपका सही, ये आवश्यकताएं बैंकों द्वारा जनता को दिए जाने वाले ऋण की राशि को कम करती हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। अब आपको आइडेंटिफाइड करना सही जवाब क्या रहेगा। देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया गया, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो मतलब ए असर्जन, कथन और कारण दोनों सही है, और कारण एक्सप्लेनेशन का सही व्याख्या भी है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में बोथ ए आर ट्रू, देखिए ए तो गलत है आपका, तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? डी वाला ऑप्शन विकल्प आपका सही रहेगा, क्योंकि डी वाले विकल्प में क्या दिया गया है कि ए गलत है लेकिन आर सही है। ठीक है, तो डी आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड हिस्टोरिकल एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के संवैधानिक प्रावधानों और ऐतिहासिक उपयोग को सही दर्शाता है? ठीक है, तो ये आपसे किसके विषय में पूछ रहा है? ये आपसे पूछ रहा है आर्टिकल 360। और 360 किससे संबंधित है? ये आपका 360 संबंधित है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब वित्तीय
इमरजेंसी से ये संबंधित है। ठीक है, अब देखो आपको मालूम है कि हमारे संविधान में इमरजेंसी, ठीक है, अब देखिए आपके जो भारतीय संविधान है उसके पार्ट 18 में है आपके इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए, इमरजेंसी प्रोविजन। और कितने आर्टिकल इसमें शामिल होते हैं, इसमें आर्टिकल आपके आर्टिकल 352 से लेके 360 तक इसमें शामिल है। इसमें आपके आर्टिकल जो 352 है ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपका नेशनल इमरजेंसी से। ठीक है, इससे नेशनल इमरजेंसी से है। कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि नेशनल इमरजेंसी कितने ग्राउंड्स पे डिक्लेयर की जाती है। फिर आर्टिकल जो 356 है जिसको क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, इन स्टेट्स, इन स्टेट्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन। वो आपके किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, आर्टिकल 356 के तहत। और फिर आता है आर्टिकल आपका 360, 360 आपका किससे संबंधित है, ये आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान ने हर तरह की परिस्थितियों को ध्यान में रख के अपने में उससे संबंधित प्रोविजंस को बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो हमारे संविधान निर्माता हैं वो कितने दूरदर्शी व्यक्ति रहे होंगे। ठीक है, कि उन्होंने पहले से ही पूर्वानुमान ही लगा लिया था कि भविष्य में ऐसी स्थितियां आएंगी तब भारत का शासन किस तरीके से चलाया जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन ए को पढ़ते हैं। नो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज एवर बीन डिक्लेयर बट इट अलाउज सैलरी कट ऑफ जज। अब तक कोई वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है, लेकिन इसमें न्यायाधीशों के वेतन में कटौती का प्रावधान है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, अ फाइनेंशियल इमरजेंसी वाज डिक्लेयर ड्यूरिंग द 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस। 1991 के आर्थिक संकट के दौरान वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, 1991 इज रेफर्ड टू एज इंडिया फर्स्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी। 1991 को भारत का पहला वित्तीय आपातकाल कहा गया था। ठीक है, ऑप्शन डी क्या कहता है, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी ओनली, देखिए एब्सोल्यूट वर्ड आ गया ना आपके, ओनली द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द यूनियन कैबिनेट। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति ही केंद्रीय मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। देखो इसका सही जवाब क्या रहेगा, इसका सही जवाब विकल्प नंबर 1 रहेगा, क्योंकि अभी तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की गई है भारत के इतिहास में, और जब इसको डिक्लेयर किया जाएगा तो उसमें उसके अंदर ऐसे प्रोविजंस होते हैं कि उसमें जजेस की भी सैलरी को कम किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। ठीक है, देखिए 1991 में भारत ने एक इकोनॉमिक क्राइसिस हमारी कंट्री में बनी थी, इकोनॉमिक क्राइसिस बनी थी क्योंकि उस वक्त हमारे पास इंपोर्ट 2 हफ्ते से ज्यादा इंपोर्ट करने का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं बना था। एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है 1991 में डेवलप्ड हुई थी, और उस क्राइसिस के दौरान भी भारत ने फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर नहीं किया था। मतलब कहने का यह मतलब है कि भारत के इतिहास में अभी तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कही गई है, आर्टिकल 360 का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, सही जवाब क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट अंडर आर्टिकल 32 फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी कर सकता है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। अब जो आर्टिकल 32 है, इसको आपका आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला है, सोल एंड हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसको क्यों बोला है उन्होंने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले ये भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है कि यदि उनके मौलिक कर्तव्यों का हनन हो
तो वो डायरेक्टली कहां अप्रोच कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। यदि किसी भारतीय नागरिक के फंडामेंटल राइट्स या उसके मौलिक अधिकार का हनन होता है, यदि उन अधिकारों को किसी तरीके से छेड़ा जाता है, तो वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है कहां? सुप्रीम कोर्ट। किस लिए? उनके इन्फोर्समेंट में। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट कई तरह की रिट इशू करती है। जैसे कि रिट कौन कौन से नेचर की होती है हमारी? कितने टाइप की रिट्स होती है? 5 टाइप की रिट होती है। एक हैवियस कॉर्पस टाइप, एक हैबियस कॉर्पस रिट है, एक आपकी मैंडेमस रिट है, एक आपकी प्रोहिबिशन रिट है, एक आपकी सर्टियोररी रिट्स है, और क्यू वारंटो। अब इन रिट्स का मतलब देखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, हैबियस कॉर्पस रिट तब इशू की जाती है जब किसी एक पर्सन को डिटेन कर लिया जाता है और कोर्ट ये आदेश देता है कि भाई उस पर्सन को उसके सामने उपस्थित किया जाए। मतलब हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश रिट के माध्यम से कोर्ट देती है, हैबियस कॉर्पस रिट। अब मैंडेमस रिट के माध्यम से क्या होती? ये उन पब्लिक अथॉरिटीज को इशू की जाती है जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाते, और उनको कहा जाता है कि भाई आप अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करें। प्रोहिबिशन रिट जो होती है, ये आपके हायर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट को इशू की जाती है, जो कि अपने दायरे से, जो लोअर कोर्ट अपने ज्यूरिडिक्शन से जो बाहर चले जाके निर्णय कर रहे होते हैं, उन कोर्ट्स को ये रिट इशू की जाती है। मतलब हर एक कोर्ट का अपना एक दायरा होता है। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो टॉप पे है, जो हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम है उसके टॉप पे क्या है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा है वो भारत जो पूरे भारत के जो टेरिटोरी है उस पे लागू होता है। लेकिन एक हाई कोर्ट, जैसे कि आप मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट है आपका, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है आपका, वो उत्तर प्रदेश स्टेट है। ठीक है, तो यदि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई ऐसा केस सुन रहा है जिसका सीधे सीधे उसके ज्यूरिडिक्शन से संबंध नहीं है, तो ऐसे टाइम पे कौन सी रिट इशू की जाएगी? प्रोहिबिशन रिट। ठीक है, और सर्टेलरी रिट कब इशू की जाती? जब इसमें क्या होता है कि देखिए, प्रोहिबिशन में तो यहां पे सिर्फ कोर्ट रोक रही है। अब ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आदेश भी दे दिया जाए तो उसको रिड्रेसल की जरूरत होती, तो ऐसे में सर्टेलरी रिट इशू की जाती। क्यू वारंटो में आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हायर कोर्ट्स है, वो एग्जामिन करती है लीगलिटी ऑफ द पर्सन, कि भाई वो कोई एक पब्लिक पर्सन कोई पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है, उसकी लीगलिटी को चेक करती है कि वो ऑफिस में जो ऑफिस उसने ले रखा है, क्या वो उसका सही पर्सन है उसको लेने वाला कि नहीं। ठीक है, लीगलिटी को चेक करता है। ठीक है, अब देखिए, जो रिट ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत मिलती है, और जो हाई कोर्ट है उसको किस आर्टिकल के तहत मिलती है? आर्टिकल 226 के तहत आपकी हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। अब जो हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिडिक्शन होती है वो सुप्रीम कोर्ट की रिट ज्यूरिडिक्शन से ज्यादा होती है। सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स के मामले में रिट ज्यूरिडिक्शन इशू करता है आर्टिकल 32 के तहत, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है आर्टिकल 32 के तहत, जबकि हाई कोर्ट जो होते हैं वो आपके फंडामेंटल राइट्स और अदर लीगल राइट्स के लिए भी रिट ज्यूरिडिक्शन इशू कर सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। अब इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। हाई कोर्ट कैन इशू रिट ओनली, देखिए अगेन एक एब्सोल्यूट वर्ड आ गया, ओनली फॉर फंडामेंटल राइट। उच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के लिए ही रिट जारी कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि जो हाई कोर्ट है, जो वेरियस हाई कोर्ट है हमारी कंट्री में, वो आपके रिट ज्यूरिडिक्शन इशू कर सकते हैं फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड आल्सो अदर लीगल राइट्स के लिए। ठीक है, अब आपसे पूछा विच ऑफ द उपयोग में से कौन सा कथन सही है? अब ऑप्शन नंबर ए में ओनली 1 दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में ओनली 2 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में 1 एंड 2 दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में नाइदर 1 और 2, ना ही 1 ना ही 2। तो सही जवाब क्या रहेगा? ए विकल्प आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इन द ऋग्वेद व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर अ कलेक्शन ऑफ हिम्स? ऋग्वेद में हिम्स के संग्रह के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? और आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? आपके ऑप्शंस हैं वेदास, पुराण, सूक्तास और सूक्त। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? इसका सही जवाब रहेगा आपका सूक्तास। देखिए ऋग्वेद आपका क्या है, देखिए टोटल कितने वेद हैं आपके? जो आपका ऋग्वेद है, सबसे पहले ऋग्वेद आपका
ऋग्वेद हो गया। उसके बाद आपका कौन सा वेद है आपका, इसको ऋग्वेद को बुक ऑफ हिम्स भी बोलते हैं, बुक ऑफ हिम्स भी बोलते हैं। उसके बाद आपका दूसरा वेद कौन सा है, दूसरा वेद है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद को क्या बोलते हैं, बुक ऑफ रिचुअल्स बोलते हैं, बुक ऑफ रिचुअल्स बोलते हैं। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका आता है सामवेद, सामवेद, बुक ऑफ, बुक ऑफ चैंट्स बोलते हैं इसको, बुक ऑफ चैंट्स। जो भी हमारा इंडियन म्यूजिक है वो कहां से ड्राइव हो रहा है सारा, तो सब कुछ सामवेद से ड्राइव हो रहा है। उसके बाद आपका क्या आता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये हमारे 4 वेद हैं आपके, बुक ऑफ स्पेल्स। ठीक है, तो ये हमारे 4 वेद हैं। अब देखिए, अब जो आपका ऋग्वेद है इसमें कितने, इसमें सूक्तांश दी गई, हिम्स दी गई हैं कितनी, ये सबसे ओल्डेस्ट वेद है और ये आपका ओल्डेस्ट रिटन स्क्रिप्चर है वर्ल्ड का दुनिया का सबसे पुराना रिटन स्क्रिप्चर है आपका। ठीक है, ओल्डेस्ट है वेद है सबसे बड़ा। और इसमें कितनी हिम्स दी गई, इसमें दी गई आपकी 1028 हिम्स दी गई और उनको क्या बोलते हैं, सुक्तास बोलते हैं। ठीक है, तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट इन देयर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुसार क्रम में सबसे व्यवस्थित करें। देखिए, ऑप्शन ए में क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण। ऑप्शन बी है अकबर बिगिन हिज रूल, अकबर का शासन प्रारंभ, डेथ ऑफ हुमायूं। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां ऑप्शंस देखिए, देखिए आपको मालूम है कि अकबर के हुमायूं के बाद कौन आते हैं, हुमायूं की डेथ के बाद आपके आते हैं अकबर। ठीक है, अब आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा वो 3 के बाद आएगा, 3 पहले आएगा और 2 बाद में आएगा। अब आप देखिए इन चारों विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में 3 2 से पहले है, ऑप्शन नंबर बी में 2 3 से पहले है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए 2 3 से पहले है, ऑप्शन नंबर डी में आपका 3 पहले 2 से। तो इन 2 ऑप्शंस को तो आप एलिमिनेट कर दीजिए देखते ही, क्योंकि देखो आपको मालूम है कि अकबर हुमायूं की डेथ के बाद कौन आते हैं, अकबर। ठीक है, अब बचे 1 और 2। अब आप देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड ट्रंक रोड, तो देखिए जो ग्रैंड ट्रंक रोड थी जो कि पेशावर से आपकी कोलकाता तक ये जो रोड थी ये थी, तो ये रोड आपकी क्या है, मौर्यन पीरियड्स में इसको बनाया गया था। उसको मौर्यन पीरियड्स को इसको उस टाइम इसको उत्तरापथ बोलते थे, मौर्यन पीरियड में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे इसको क्या बोलते हो, उत्तरापथ, उत्तरापथ। इसी चीज को उत्तरापथ, इसी चीज को किसने रेनोवेट करवाया था, शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह सूरी ने इसको रेनोवेट करवाया था, तब इसको आपका जो है इसको आपका क्या बोलते हैं उसको तो रेनोवेट किसने करवाया था, आपका शेरशाह सूरी ने। ठीक है, और शेरशाह सूरी का जो टाइम पीरियड रहा आपका 1545 तक रहा। ठीक है, उसके बाद शेरशाह सूरी जो कि सेकंड अफगान रूलर भी थे, सेकंड अफगान रूलर थे, और इन्होंने कौन से एम्पायर की स्थापना की थी, सूर एम्पायर की स्थापना की थी, सेकंड अफगान एम्पायर बनाया था। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे नंबर 1 पे क्या आएगा आपका, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड ट्रंक रोड। उसके बाद आएगी डेथ ऑफ हुमायूं, हुमायूं की डेथ आपकी 1556 में हुई, और 56 में ही आपके उसी के डेथ के बाद आपके अकबर ने जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, उसके बाद अपना बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, तो सही जवाब क्या रहेगा आपका 1 1 के बाद 3 3 के बाद 2, तो ये आपका सही विकल्प रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट वाज द सेंट्रल थीम ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। 1956 की औद्योगिक नीति संकल्प का मुख्य विषय क्या था, और आपके विकल्प क्या क्या दिए गए हैं देखिए, इंपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी, आयात आधारित विकास रणनीति,
ऑप्शन नंबर बी में क्या है, स्टेट कंट्रोल ऑफ कमांडिंग हाइट ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों पर राज्य का नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी क्या है, प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, लघु उद्योगों को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी क्या है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम का निजीकरण। तो देखिए अब सबसे पहले जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आती है देख लेते हैं एक बार। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, इसने किस चीज की फाउंडेशन रखी, मिक्स्ड इकोनॉमी की। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कि आपका प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करेंगे, मतलब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करेंगे आपके, ठीक है। उसके बाद आपका 1956 में पॉलिसी आती है, ठीक है। उसके बाद 1977, 1980, 1990 और 1991। अब यहां आपसे किसके विषय में पूछ रहा है, यहां आपसे पूछ रहा है, यहां आपसे पूछा 1956 के विषय में, ठीक है। तो 1956 जो रही, इसको आप क्या बोलते हो, जो भारत का इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 रहा, 1956 रहा, इसको आप क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस पॉलिसी को इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है, इस पॉलिसी को बोला जाता है। और इसने क्या टारगेट रखा था, इसने सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ, सोशलिस्टिक, जो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी के गोल को इसने रखा था, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी के लक्ष्य को इसने, इस पॉलिसी ने रखा था, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, इस पॉलिसी के तहत स्टेट को ज्यादा वेटेज दी गई थी। पूरी जो हमारी इंडस्ट्रियल जो थी, इसने क्या है, 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन किया था। आईपीआर ने जो आपके इंडस्ट्रीज को कितनी कैटेगरीज में बांटा था, आपका 3 कैटेगरीज है, डिवाइड्स इंडस्ट्री इन 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज। अब इसमें पहली कैटेगरी कौन सी थी, पहली कैटेगरी थी शेड्यूल ए। शेड्यूल ए में आपकी 17 इंडस्ट्रीज रखी गई थी, 17 इंडस्ट्रीज रखी गई थी। और ये सारी कौन सी इंडस्ट्रीज थी, ये एक्सक्लूसिवली स्टेट के नियंत्रण में थी, मतलब एक्सक्लूसिवली स्टेट कंट्रोल थी, स्टेट कंट्रोल थी, ठीक है। इसमें मतलब कोई प्राइवेट सेक्टर, शेड्यूल एक में जो इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व थी, लिस्टेड थी, उनमें कोई भी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। उसके बाद शेड्यूल बी थी, ठीक है। इसमें क्या था कि भाई प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट तो कर सकता था, लेकिन आपका जो क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। इसमें क्या था कि जो इसमें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट कर सकता था, बट लिमिटेड मैनर में कर सकता था आपका, शेड्यूल बी में, शेड्यूल बी कैटेगरीज में थी। और इसमें 12 इंडस्ट्रीज रखी गई थी। और थर्ड कैटेगरीज की जो इंडस्ट्रीज थी, देखिए इसमें जैसे आपकी केमिकल, फर्टिलाइजर और सी ट्रांसपोर्ट जैसी इंडस्ट्रीज इसमें रखी गई थी। इसमें स्टेट क्या था, स्टेट लीडिंग रोल लेगा और प्राइवेट सेक्टर एक पिछल्लू वाला रोल लेगा, मतलब सप्लीमेंट्री रोल में प्राइवेट सेक्टर इस सेक्टर में रह सकता है, शेड्यूल बी में। फिर उसके बाद शेड्यूल आपकी सी थी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट कर सकता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब रहेगा, स्टेट कंट्रोल ऑफ कमांडिंग हाइट ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों पर राज्य का नियंत्रण, बी आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। द चापेकर ब्रदर्स Damodar, Balkrishna and Vasudev are remembered for assassinating British official in response to atrocities during the plague epidemic in which Indian history? तो चापेकर बंधु दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर किस भारतीय शहर में प्लेग महामारी के दौरान अत्याचारों के विरोध में एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या के लिए जाने जाते हैं? तो ये आपसे ये पूछ रहे हैं कि चापेकर ब्रदर किस शहर से संबंधित रखते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है पुणे, ऑप्शन डी क्या है आपका चेन्नई। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। इन्होंने किस ब्रिटिश ऑफिशियल का असैसिनेशन किया था इन्होंने, भाई WC रांट, ठीक है। इन्होंने
क्योंकि ये जो थे, ये डब्ल्यूसी रांड क्या कर रहे थे कि जो हिंदूज के जो कल्चर्स होते, हिंदू की जो नॉर्म्स होते हैं, उनको अननेसेसरी इंटरफियर कर रहे थे प्लेग के नाम पे, ठीक है। तो वो चीज इन लोगों को सही नहीं लगी और इन्होंने डब्ल्यूसी रांड को असैसिनेट किया। तो सी आपका सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। विच सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल मूव बाय गोपीनाथ बारदोली इंश्योर्ड दैट असम रिमेन्ड अ पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट एंड नॉट ईस्ट पाकिस्तान ड्यूरिंग द कैबिनेट मिशन प्रपोजल इन 1946, ठीक है। तो गोपीनाथ बारदोले ने किस महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम ने 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा असम को भारत का हिस्सा बनाए रखने में मदद की थी? तो सबसे पहली बात देखिए, गोपीनाथ बारदोली का संबंध आपका असम से है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसकी वजह से आज इनको हम याद रखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है अपोजिंग द ग्रुपिंग ऑफ असम विद बंगाल, असम को बंगाल के साथ समूहित करने का विरोध करना। ऑप्शन बी है लॉन्चिंग द इंडियन क्विट इंडिया मूवमेंट इन असम, असम में भारत छोड़ो आंदोलन करना। और क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था आपका? 1942 में स्टार्ट किया गया था। साइनिंग द असम एक्रोड, असम समझौते पर हस्ताक्षर करना, ये आपका 1985 में किया गया था, ठीक है। रिजेक्टिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असैसिनेशन, विलय पत्र को अस्वीकार करना। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। देखिए कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कैबिनेट मिशन प्लान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। इसी प्लान के माध्यम से आपका जो भारतीय संविधान का गठन किया गया था, आपका भारतीय संविधान का जो भारतीय कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसका गठन आपका किस प्लान के माध्यम से किया गया था? आपका कैबिनेट मिशन प्लान के माध्यम से किया गया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान, तो ये भारत में कब आया? ये भारत में आया आपका 24 मार्च 1946, ठीक है। 24 मार्च 1946 को ये आया है और इसने जो जो ठीक है, इसी प्लान के माध्यम से हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली कंस्टिट्यूट की गई थी, ठीक है। और इसने क्या, जो गोपीनाथ बारदोली जो असम के एक महत्वपूर्ण नेता थे, इन्होंने अपोज किया था कि भाई असम को बंगाल के साथ नहीं जोड़ा जाए, ठीक है। तो आपका ए आपका सही जवाब रहेगा। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असैसिनेशन क्या था आपका? विलय पत्र क्या था? देखिए जो आपका इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947, उसने क्या है कि जो प्रिंसली स्टेट थे उनको विकल्प दिया था कि वो आइदर आपके भारत में ज्वाइन कर सकते हैं, या आपके पाकिस्तान में ज्वाइन कर सकते हैं, या आजाद रह सकते हैं। तो ये सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ा चुनौती के तौर पे लिया था, ठीक है। तो फिर इंस्ट्रूमेंट असैसिनेशन वो एक लीगल डॉक्यूमेंट था जिसके माध्यम से प्रिंसली स्टेट ने, लीगल डॉक्यूमेंट है ये, प्रिंसली स्टेट्स ने, जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने भारतीय यूनियन में ज्वाइन किया था, ठीक है। जो स्टेट इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन को साइन कर रहे थे वो आपके भारतीय यूनियन में शामिल हो रहे थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द साउथ वेस्ट मानसून डिलीवर अबाउट 75 to 80% ऑफ इंडिया एनुअल रेनफॉल, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत की वार्षिक वर्षा का लगभग 75 से लेकर 80% प्रदान करता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून है आपका, ठीक है। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून ये आपका किन मंथ में एक्टिव रहता है? ये आपका एक्टिव होता है जून से लेके सितंबर के महीने में ये एक्टिव रहता है। और इसकी दो ब्रांचेस हैं आपकी, एक देखिए, एक अरेबियन सी ब्रांच हो गई आपकी, एक आपकी अरेबियन सी ब्रांच हो गई, एक मिनट, एक देखिए, एक इसको बोलते हैं अरेबियन सी ब्रांच, ठीक है। और इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच। और ये हमारे जो देश की जो सबसे ज्यादा जो 70 से 80% जो हमारी जो वार्षिक वर्षा होती है उसका 70 से 80% इसी मानसून के माध्यम से आती है, ठीक है।
दक्षिण पश्चिम मानसून के माध्यम से। और दक्षिण पश्चिम मानसून की दो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है अरेबियन सी ब्रांच और एक होती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। फिर आपका विंटर सीजन में आपका नॉर्थ वेस्ट मानसून एक्टिव होता है। भारतीय प्रायद्वीप में आपका जो विंटर सीजन है, आपका दिसंबर वाला जो सीजन, उसमें कौन सी चीज एक्टिव रहती, कौन सा विंड पैटर्न एक्टिव रहता है, नॉर्थ वेस्ट पैटर्न, नॉर्थ वेस्ट मानसून। अच्छा, इस पीरियड में आपका एक पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष पे ही आपको वो मिल पाती है, क्या, वर्षा मिल पाती है, ठीक है। ये विंटर सीजन में एक्टिव रहता है। आप जो हमारी तमिलनाडु कोस्ट है आपकी, ये आपकी नॉर्थ वेस्ट मानसून के माध्यम से इसको वर्षा मिलती है, ठीक है। समर सीजन में नॉर्थ वेस्ट जो तमिलनाडु कोस्ट होती है उसको नॉर्थ वेस्ट जो साउथ वेस्ट मानसून है उसके माध्यम से वर्षा नहीं मिल पाती है, आपकी नॉर्थ वेस्ट मानसून के माध्यम से मिलती है, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम स्टेटमेंट, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है द साउथ वेस्ट मानसून डिलीवर अबाउट 75 to 80% ऑफ इंडिया एनुअल रेनफॉल। तो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत की वार्षिक वर्षा का लगभग 75 से 80% प्रदान करता है। ये स्टेटमेंट सही हो गया। इट अकर्स मेनली ड्यूरिंग द विंटर मंथ, दिसंबर से फरवरी, यह मुख्यतः सर्दियों के दौरान होता है। तो स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून आपका कब एक्टिव होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून आपका कब एक्टिव होता है, ये एक्टिव होता है आपका जून से सितंबर के बीच में, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून ये एक्टिव रहता है आपका जून से लेके सितंबर के बीच में, ठीक है। जबकि जो नॉर्थ वेस्ट मानसून है, नॉर्थ वेस्ट मानसून है, ये आपका एक्टिव होता है आपका विंटर सीजन में, ठीक है, विंटर सीजन में। और इसमें, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। सही जवाब क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिव अबव इज आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए में ओनली 1 दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में ओनली 2 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में 1 and 2 दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में नाइदर 1 और 2। तो सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इन द ट्रेडिशनल अकाउंट्स ऑफ विजयनगर हु वर रेफर्ड टू एज नरपति और लॉर्ड ऑफ मैन। विजयनगर के पारंपरिक विवरणों में नरपति या मनुष्यों के स्वामी किसे कहा गया है। ऑप्शन ए क्या है आपका, मुगल्स, ऑप्शन बी है डेक्कन सुल्तान्स, ऑप्शन सी है चोल्स, ऑप्शन डी क्या है आपका, राय। तो जो नरपति, लॉर्ड ऑफ मैन या मनुष्यों के स्वामी किसको बोला गया, राय को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अब जैसे गणपति थे उड़ीसा में, जो गणपति हैं, इनको लॉर्ड ऑफ किसको, एलिफेंट बोला गया, लॉर्ड ऑफ एलिफेंट, लॉर्ड ऑफ एलिफेंट। अश्वपति भी थे, अश्वपति किसको बोला जाता है, लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस, ठीक है, वो डेक्कन सुल्तानत को बोला जाता था, ठीक है। तो आपका डी आपका सही विकल्प रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द देवगढ़ टेम्पल बिल्ड इन द अर्ली 16th सेंचुरी। ठीक है, प्रारंभिक 6ठी शताब्दी में बने देवगढ़ मंदिर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है। इट फॉलोज अ पंचायतन लेआउट एंड इज एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ नगाड़ा स्टाइल। यह पंचायतन योजना का अनुसरण करता है और नागढ़ शैली का प्रारंभिक उदाहरण है। ऑप्शन बी, इट वॉज बिल्ड बाई चंदेल रूलर्स एंड फेसेस ईस्ट लाइक मोस्ट हिंदू टेम्पल। इसे चंदेल शासकों ने बनवाया और अधिकांश हिंदू मंदिरों की तरह पूर्व की ओर मुख करता है। ऑप्शन सी है, इट मीन्स डेटी इज शिवा इन द फॉर्म ऑफ महादेव। इसका मुख्य देवता शिव हैं, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है, इट इज एंटायरली रॉक कट विद वेल्वेट इंटीरियर। पूरी तरह सेल कट है और इसे मेहरावदार आंतरिक संरचना दी गई है। तो देखिए, ये सबसे पहली बात, ये आपका ये सबसे पहले जो देवगढ़ टेम्पल है, देवगढ़ टेम्पल, ठीक है, ये आपका किस देवगढ़ टेम्पल या दशावतार टेम्पल, दशावतारा टेम्पल, ठीक है। अब ये टेम्पल आपका क्या है, ये उत्तर प्रदेश के देवगढ़ एक जगह है, वहां पे ये स्थित है। देवगढ़ आपका ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में, और ये लॉर्ड विष्णु को समर्पित है, विष्णु जी को ये समर्पित टेम्पल है। और ये गुप्ता पीरियड में इसको बनाया गया था, गुप्ता पीरियड में इसको बनाया गया था। और ये कोई रॉक कट टेम्पल्स नहीं था, ये आपका रॉक कट टेम्पल नहीं है, इसको ब्रिक्स के फॉर्म में इसको बनाया गया था, ठीक है। तो ये रॉक कट टेम्पल नहीं है। दूसरा क्या है कि देखिए,
टेम्पल आर्किटेक्चर्स में आप जो मंदिर वास्तुकला है उसमें आपको दो तीन श्रेणी देखने को मिलती हैं। एक तो आपको क्या बोलते हैं उसको, टेम्पल आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलता है, आपको नगाड़ा स्टाइल देखते हैं, नगाड़ा स्टाइल देखते हैं आप। एक आप द्रविड़न स्टाइल देखते हैं। द्रविड़न स्टाइल आपका कहाँ फेमस है? आपकी साउथ इंडिया में द्रविड़न, ठीक है। और फिर आपका एक होता है बेसरा। बेसरा स्टाइल जो होती है आपकी नगाड़ा और द्रविड़ का बीच का मिलन है, ठीक है। नगाड़ा आपकी नॉर्थ इंडिया में फेमस होती है। तो नगाड़ा स्टाइल में एक पंचायतन श्रेणी देखने को मिलती है, जिसमें क्या होता है, एक मेन श्राइन होती है। पंचायतन जो स्टाइल ऑफ टेम्पल होता है उसमें एक देखिए मेन श्राइन होती है, उसके चारों दिशाओं में चार अन्य श्राइन भी होती हैं, ठीक है। तो ये पंचायतन स्टाइल, और ये टेम्पल आपका पंचायतन लेआउट पे बनाया गया था, और ये नगाड़ा स्टाइल का ही एक उदाहरण है, ठीक है। तो ये आपका सही जवाब रहेगा, ठीक है। अब जब कभी भी मंदिर जाएं तो जरूर उसकी वास्तुकला का मूल्यांकन जरूर करें, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। द नेशनल स्किल एकेडमी रिकॉग्नाइजेस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज अ प्राइमरी एविडेंस, ठीक है। तो नेशनल स्किल एकेडमी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्यता देती है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। क्योंकि देखिए कोई भी संस्था उस चीज को एज ए एविडेंस नहीं मानेगी, कोई कानून के माध्यम से चीजें चलती हैं हमारे देश में, ठीक है। तो सेक्शन 65B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट रिकॉग्नाइजेस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज अ प्राइमरी एविडेंस, ठीक है। तो जो आपका जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसकी धारा 65B जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स होते हैं उसको एज ए प्राइमरी एविडेंस के तौर पे स्वीकार करती है। ऑप्शन नंबर जो रीजन है वो सही है। अब सही जवाब क्या रहेगा? आपके ऑप्शन क्या दिए गए? ऑप्शन ए में बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ए और आर दोनों सही है और ए सही की व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी क्या है? ए सही है और लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी क्या है? ए फॉल्स है बट आर इज ट्रू। तो सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा। अच्छा, कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि अभी 2023 में गवर्नमेंट ने 3 इंपॉर्टेंट क्रिमिनल लॉस को इनेक्ट किया है, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स किए, क्रिमिनल लॉ इनेक्ट किए हैं। उनके वो कौन कौन से एक्ट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। व्हाई इज द स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोग्राम, व्हाई इसरो इज इंपॉर्टेंट। तो इसरो का स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कार्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए है कि ट्रैक एनिमी यूजेस इन ऑर्बिट, कक्षा में दुश्मन की गतिविधियों को ट्रैक करता है। ऑप्शन बी क्या है? मॉनिटर स्पेस डेब्रिस एंड प्रोटेक्ट इंडियन स्पेस एसेट्स, अंतरिक्ष मलबे की निगरानी करता है और भारतीय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की रक्षा करता है। ऑप्शन सी ब्लैक होल, ऑब्जर्व ब्लैक होल्स इन डीप स्काई, गहरे अंतरिक्ष में ब्लैक होल का अवलोकन करता है। ऑप्शन डी क्या है? प्रोवाइड सैटेलाइट टीवी सीरीज अक्रॉस एशिया, एशिया में सैटेलाइट टीवी सेवाएं प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए समय के साथ क्या हो रहा है कि अंतरिक्ष में भी कचरा बढ़ रहा है। कचरा कहां से आ रहा है? जो आपकी जो पुरानी सैटेलाइट्स हैं, अब जो काम करना बंद कर रही, काम करना जिन्होंने बंद कर दिया है वो भी स्पेस में रिवॉल्व हो रही हैं। तो उसकी वजह से होता है क्या है कि जो एग्जिस्टिंग फंक्शनल सैटेलाइट्स होती हैं वो उनके लिए चुनौती बन रही है। तो उसी चीज को क्या बोलते हैं? स्पेस डेब्रिस बोल रहे हैं कि जो अंतरिक्ष में जो कचरा मौजूद है उसको आपने क्या बोला? स्पेस डेब्रिस। और ये चीज आपके जो फंक्शनल सैटेलाइट है उनके लिए काफी चुनौती है। तो उसी चीज को मॉनिटर किया जाता है स्पेस सिचुएशनल प्रोग्राम, इसरो के जो स्पेस सिचुएशनल प्रोग्राम उसके माध्यम से कि मॉनिटर स्पेस डेब्रिस एंड प्रोटेक्ट इंडियन स्पेस एसेट्स। तो बी आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एलिफेंट पैराडिज्म, द एलिफेंट पैराडिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? और आपके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है आपका नंदन नीलेकणी, ऑप्शन बी है राजीव कुमार, ऑप्शन सी है आपका गुलचरण दास, ऑप्शन डी है शशि थरूर। तो सही जवाब रहेगा आपका गुलचरण दास आपके इस पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट पुस्तक देख लेते हैं। टाइड्स ऑफ टाइम आपकी किस टाइड्स ऑफ टाइम आपकी सुधा मूर्ति ने लिखी है, ठीक है। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी आपके मनोज मुकुंद नरवणे जो कि भारतीय जो कि इंडियन आर्मी के
रिटायर्ड जर्नल है। ये पुस्तक ने काफी विवाद भी उत्पन्न किया, तो ये भी इसलिए भी महत्वपूर्ण है। अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेटमेंट, ये किसने लिखी? इसके कई सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं। द लोनली लाइन्स है आपकी मान्या झा हैं, सुनील बरनवाल। हाफ हाफ ऑफ फॉर एवर रविंद्र सिंह हो गए। फियरलेस द पावरलेस ट्रायोलॉजी लॉरेंस रॉबर्ट्स हो गए आपके। तो मोदी नीति 7 आदिशा सी अग्रवाल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं जो 2025-26 में 2024-25 के दौरान इनको लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इन अ ग्रैंड स्लैम मेंस सिंगल मैच व्हेन इज द फिफ्थ सेट टाई ब्रेक प्लेड अंडर करंट रूल्स। ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल मैच के वर्तमान नियमों के अनुसार पांचवें सेट में टाई ब्रेक कब खेला जाता है? ठीक है, और आपके ऑप्शन है ओनली आफ्टर 12 गेम्स इन द फाइनल सेट, अंतिम सेट में केवल 12 से 12 गेम के बाद। और आपका बी ऑप्शन क्या है? एट 6-6 इन फिफ्थ सेट। ऑप्शन सी है नन टाई ब्रेक आर नॉट यूज इन द फिफ्थ सेट। ठीक है, ऑप्शन डी है आफ्टर 10-10 इन फिफ्थ सेट। तो देखिए टेनिस से संबंधित सबसे पहले ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट्स हैं ये आपके टेनिस खेल से संबंधित हैं, टेनिस स्पोर्ट्स से संबंधित हैं ग्रैंड स्लैम्स। ठीक है, अब ये आपसे पूछा है कि जब क्या बोलते हैं टाई ब्रेक हो जाता है फिफ्थ सेट में तब क्या किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, एट 6 इन द फिफ्थ सेट। अब देखिए कुछ जो 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं आपके, ग्रैंड स्लैम्स आपके कितने? 4 ग्रैंड स्लैम्स हैं टेनिस स्पोर्ट में ग्रैंड स्लैम्स। पहला क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, ये मेलबोर्न में खेला जाता है और किस तरह की सरफेस पे खेला जाता है? हार्ड सरफेस पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन है आपका, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद क्या आता है? फ्रेंच ओपन, ये पेरिस में खेला जाता है और एक क्ले सरफेस पे खेला जाता है। उसके बाद विंबलडन, ये आपका कहाँ खेला जाता है? लंदन में खेला जाता है विंबलडन। और ये किस तरह की सरफेस पे खेला जाता है? ग्रासी सरफेस पे। फिर यूएस ओपन, सबसे लास्ट में आपका यूएस ओपन होता है और ये कहाँ खेला जाता है? न्यूयॉर्क सिटी में। किस तरह की सरफेस रहती है? हार्ड सरफेस रहती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट 4 ही ग्रैंड स्लैम्स होते हैं टेनिस स्पोर्ट्स में। बस ये आपके उसी सीक्वेंस में होते हैं, पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर आपका विंबलडन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच 14th century traveler described how Indian chiefs and fortified themselves with bamboo groves and rugged ट्रेन फॉर डिफेंस। किस 14वीं शताब्दी के यात्री ने वर्णन किया कि भारतीय सरदार अपनी रक्षा के लिए बांस के झुरमुटों और दुर्गम भूभागों का उपयोग करते हैं? और ऑप्शन क्या है आपके? ऑप्शन है आपका अलबरूनी, इब्न बतूता, ऑप्शन सी है मार्को पोलो, ऑप्शन डी है मैगस्तिनी। तो मैगस्तिनीज कब आए थे आपके? ये आपके 3rd सेंचुरी में आए थे, थर्ड सेंचुरी बीसी में आए। ठीक है, और इसमें किसके बारे में बात कर रहा है? 14th सेंचुरी के बारे में बात की है, 14वीं शताब्दी के किस यात्री के बारे में बात की गई? तो मैगस्तिनीज तो आपके 3rd सेंचुरी बीसी में आए थे, 3rd सेंचुरी बीसी में। ये तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में जो में आपके ग्रीक एम्बेसडर हुआ करते हैं। ठीक है, आपके अलबरूनी कब आए? आपके 11th सेंचुरी में आए, 11th सेंचुरी में आए आपके। ठीक है, उसके बाद जो मार्को पोलो रहे ये आपके 13th सेंचुरी में आए। बचे कौन? इब्न बतूता आपके 14th सेंचुरी में आए, 14th सेंचुरी पे आए। ठीक है, और इनके ऊपर एक गाना भी लिखा गया है भाई। और एक कहां से आए थे? मोरक्कन ट्रेवलर्स थे, मोरक्को से आए थे, मोरक्कन ट्रेवलर्स थे। ठीक है, तो बी आपका सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन एथलीट्स। तो भारतीय एथलेटिक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, मिल्खा सिंह वाज द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन अ इंडिविजुअल कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल। तो मिल्खा सिंह व्यक्तिगत कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट थे। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है कि गलत है? ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, इन्होंने 1958 के कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, उसके बाद क्या? पीटी ऊषा वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन 400 हर्डल्स एट द 1980 मॉस्को ओलंपिक बाय 100 ऑफ अ सेकेंड। तो पीटी ऊषा ने 1980 में मॉस्को ओलंपिक के 400 मीटर हर्डल में
1/100 सेकंड में कांस्य पदक जीता था। तो ये देखिए आपका, तो इन्होंने कांस्य पदक तो जीता लेकिन 1980 के उसमें नहीं जीता था आपके, ठीक है। देखिए जीता नहीं था, सॉरी, इन्होंने मिस किया था। आप सोचिए 1/100 सेकंड के अंतराल में इन्होंने अपना ब्रॉन्ज मेडल मिस कर दिया था, ठीक है। और एक किस उसमें किया था इन्होंने, 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में। तो आप समझ पा रहे हैं कि इन्होंने जीता नहीं था, मिस किया था 1/100 में सेकंड में। तो ये इस 1/100 में सेकंड की अहमियत को समझिए यहां पे आप, ठीक है, कि 1/100 में सेकंड से इन्होंने इतिहास लिखने से ये वंचित रह गई, ठीक है। कितना कम समय रहा होगा 1/100 सेकंड। तो टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू को समझिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी क्या बोलता है आपका, द नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट इज लोकेटेड इन पुणे। तो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट पुणे में स्थित है। सही जवाब क्या रहेगा आपका, सही जवाब रहेगा, ये भी गलत है क्योंकि पुणे में स्थित नहीं है, पटियाला में स्थित है। पटियाला कहां पे है आपका, पटियाला पंजाब में है, पटियाला पैग, ठीक है। तो ये पटियाला में है। देखिए पंजाब और हरियाणा स्पोर्ट्स के लिए बहुत फेमस है। आपके जो क्या बोलते हैं रेसलर्स जो होते हैं, आपके रेसलर्स जो होते हैं वो सब पंजाब या हरियाणा क्षेत्र से ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो आपका ये सही जवाब क्या रहेगा, जहां पे एक शामिल है, तो डी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द ट्रेडिशनल फॉग फेस्टिवल फूल देवी मार्क्ड बाय फ्लोरा ऑफरिंग एंड कल्चरल रिचुअल इज प्राइमरली ऑब्जर्व्ड इन विच इंडियन स्टेट। फूल देवी नामक पारंपरिक लोक उत्सव जो फूलों के अर्पण और सांस्कृतिक अनुष्ठानों से जुड़ा है मुख्यतः किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम और उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, उत्तराखंड में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करते हैं। द रोमन स्पेस टेलीस्कोप इज डिजाइंड टू ऑब्जर्व द यूनिवर्स इन विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड। तो रोमन स्पेस टेलीस्कोप को दृश्य विजिबल और नियर इंफ्रा के प्रकाश में ब्रह्मांड का अवलोकन करने के लिए बनाया गया है। अब उसके विषय में आपको 4 स्टेटमेंट दिया गया है, वो आपको आइडेंटिफाइड करना है, ठीक है। तो इट ऑब्जर्व ओनली रेडियो वेव्स, इट ऑब्जर्व विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड, यह दृश्य और निकट प्रकाश को अवलोकन करता है। इट ऑब्जर्व ओनली एक्सरे, इट्स ऑब्जर्व ओनली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ये क्या क्या ऑब्जर्व करता है आपका, बी आपका सही जवाब रहेगा। ये आपका विजिबल और इंफ्रारेड को ऑब्जर्व करता है। देखिए एक हवल टेलीस्कोप हुई, उसके बाद आपकी जेम्स वेब टेलीस्कोप रही। उसके बाद आपकी ये थर्ड टेलीस्कोप आ रही है, रोमन स्पेस टेलीस्कोप आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करते हैं। इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इज बीइंग डेवलप्ड बाय टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। भारत का पहला सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये भी सही है। अभी कहाँ डेवलप किया जा रहा है, द प्लांट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, यह संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित। तो ये कहाँ डेवलप किया जा रहा है, धौलेरा में डेवलप किया जा रहा है। और धौलेरा कहाँ पे आपका, गुजरात में है। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन ए में ओनली 1 दिया है, ऑप्शन बी में ओनली 2, सी में बोथ 1 and 2, डी में नाइदर 1 और 2। तो सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब रहेगा, ठीक है। विच मिनिस्ट्री चेयर द फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर ब्रिक्स इन 2026। तो 2026 में ब्रिक्स के तहत प्रथम स्वास्थ्य कार्ड समूह बैठक की अध्यक्षता किस मंत्रालय ने थी। ऑप्शन है भाई, देखिए हेल्थ से रिलेटेड है तो डेफिनेटली इसको कौन डील करेगा, हेल्थ मिनिस्ट्री डील करेगी भाई। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स,
ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। देखिए आपको मालूम है कि 2000 जो ब्रिक्स की जो 2026 की जो समिट है वो कहाँ पे होने वाली है, वो इंडिया में होने वाली है। 2026 ब्रिक्स की जो 2026 की अध्यक्षता कौन सी कंट्री कर रहा है, इंडिया कर रहा है, इंडिया। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, अब ब्रिक्स के मेंबर्स देख लेते हैं। तो ब्राजील, रशिया, इंडोनेशिया, इंडिया, चाइना और अफ्रीका। उसके बाद नए मेंबर्स जो ऐड किए गए हैं वो हैं अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट। टोटल कितने मेंबर्स हो गए आपके, 11 मेंबर्स हो गए हैं। अब टोटल आपके 11 मेंबर्स हो गए हैं। ठीक है, और ये आपका सिंबल है, लोगो है जो ब्रिक्स 2026 का भारत ने स्टार्ट किया है। अच्छा, कमेंट में आप मुझे क्या बताएंगे, थीम क्या है जो ब्रिक्स 2026 है, इसका थीम क्या है? थीम मुझे बताइएगा, क्योंकि एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है। अगला प्रश्न देखते हैं। द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन इज इंप्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं सेहत मिशन किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन संचालित किया जाता है? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो देखिए ये किससे संबंधित है, ये आपका, ये देखिए एक तरीके से आपका ये एग्रीकल्चर सेगमेंट से कनेक्टेड हो जाता है। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों को कौन सा मंत्रालय डील करता है? आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डील करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स प्राइमरली असेस अ कंट्रीज एबिलिटी टू। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स मुख्य रूप से किस देश की क्षमता का आकलन करता है? मतलब ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स क्या इवेल्युएट करता है, किस चीज का मूल्यांकन करता है? तो अट्रैक्ट टूरिस्ट, पर्यटकों की को आकर्षित करना। ऑप्शन बी क्रिएट एंड मेंटेन एन एनवायरनमेंट फॉर इंटरप्राइजेस टू कंप्लीट, उद्यमों के प्रतिस्पर्धा करने हेतु अनुकूल वातावरण बनाना और बनाए रखना। ऑप्शन सी इनोवेशन इन कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत में नवाचार। ऑप्शन डी क्या, कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। तो सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। कमेंट में आप मुझे ये बताइए कि ये रिपोर्ट किस संस्था द्वारा पब्लिश की जाती है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been appointed as the first ever female chief of army of Australia in 2026? तो 2026 में ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला आर्मी चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन है आपका जूलिया बिशप, ऑप्शन बी है सुसन कायल, ऑप्शन सी है पेनी पॉग, लिंडा रे लॉन्ड। तो सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। जो अभी लेफ्टिनेंट जनरल सुसन लॉल को आपका ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट फीमेल चीफ ऑफ आर्मी नियुक्त किया गया। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, इसने जो वुमेन्स की लीडरशिप है उसको प्रूव किया हुआ है। तो ये एक आदर्श के तौर पे देखा जा रहा है इस चीज को, कि एक महिला भी किसी कंट्री की आर्मी को लीड कर सकती है। कमेंट में आप मुझे बताइए कि भारत में महिलाओं को आर्मी में किस लेवल तक अलाउड किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो सेट नंबर 25 है, सेट नंबर 40 है, वो कंप्लीट हो जाता है। देखिए ये अभ्यास डीपीक्यू सीरीज जो है ये आपको डिसिप्लिन बनाए रखने में बहुत मदद करेगी और एक फुल लेंथ टेस्ट पेपर की तरफ है। हर एक अभ्यास डीपीक्यू सीरीज का एक सेट अपने आप में एक फुल लेंथ टेस्ट पेपर की तरह है। और इनमें मैं क्या है कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं इंक्लूड करता हूं, वो टियर 1 और टियर 2 के। इसमें मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी इंक्लूड करता हूं जो कि करंट में चल रहे होते हैं। ठीक है, अब देखिए 2026 में क्या ब्रिक्स समिट इंडिया में ऑर्गेनाइज की जा रही, तो इस पर संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट हो गया। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और यही सारी तो तैयारी हम करके जाते हैं एग्जाम में। देखिए हम क्या क्या जो
जो चीज करंट में महत्वपूर्ण चीजें चल रही होती उन्हीं चीजों को तो हम पढ़ के जाते हैं। तो ये आप पक्का पढ़ोगे, ब्रिक्स 2026 के विषय में आप जरूर पढ़ोगे, ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स 2026 को की अध्यक्षता कौन कर रहा है, ब्रिक्स के कितने मेंबर्स हैं, थीम क्या है, ठीक है, ब्रिक्स का एक्सपेंशन होके कितने मेंबर्स होंगे, यही सारी चीजें तो आप पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें तो मैं इसीलिए डिस्कस भी कर रहा हूं, ठीक है। अब आप देखिए, इसमें मैं हर तरह के क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं। इसमें मैं असर्शन रीजन बेस्ड भी हैं, मैच द फॉलोइंग भी होते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजें अरेंज कराने वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, इसमें आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। अब देखिए 25 क्वेश्चंस आएंगे, 25 में 25 स्टेटमेंट बेस्ड नहीं होते हैं, ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको हर टाइप के क्वेश्चंस के लिए खूब प्रैक्टिस भी करनी है और उसके लिए अपने आप को माइंड मेकअप भी रखना है, ठीक है। कमेंट में आप जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं उसको जरूर आप जवाब दिया करिए। मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी लोग जवाब भी देते हो, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप सभी लोगों के जवाब भी सही होते हैं, ठीक है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे भी मोटिवेट करता है, ठीक है, और मुझे ये जान के अच्छा लगता है कि आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। तो यहाँ हम अपने सेट नंबर 40 को कंप्लीट करते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, शेयर भी करिए जिससे कि आपके फ्रेंड्स का भी बेनिफिट हो पाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू। मैं